नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर समीक्षा चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। और आज मैं जिस विषय पर यहाँ पर आप लोगों को व्याख्यान देने जा रही हूँ वह है समंकों का चित्रमय प्रदर्शन। जी हाँ, आप सबको भली भांति अवगत होंगे कि यह रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, शोध प्रविधि MA चतुर्थ सेमेस्टर और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तीसरे और चौथे सेमेस्टर में हम जो है वो समंकों का चित्रमय शोध प्रविधि के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि समंक होते क्या हैं, समंक किसे कहा जाता है। जी हाँ, समंक यानी आंकड़े। आंकड़े सामाजिक शोध के अंतर्गत विषय चयन से लेकर के जब हम निष्कर्ष तक पहुँचते हैं उनके बीच आंकड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आंकड़े शोध विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रविधियों के द्वारा, तथ्य संकलन की प्रविधियों के द्वारा हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जैसे कि इन प्रविधियों के अंतर्गत अनुसूची, प्रश्नावली इत्यादि आते हैं। तो इस तरह से ये आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं। इन्हीं आंकड़ों को निष्कर्ष रूप तक पहुंचाने के लिए सांख्यिकी विज्ञान का सहारा लिया जाता है, जिसके अंतर्गत तथ्यों को वर्गीकृत करना, उसको सारणीकृत करना और उसको तुलना योग्य बनाना, ताकि हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सके। इस तथ्यों से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं, जो संख्या होती है, वो सारणी होती है, वो कई बार इतने कठिन और जटिल जान पड़ते हैं कि उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे सामान्य जन लोगों को जो सांख्यिकी विज्ञान से परिचित नहीं है, ऐसे लोगों को और भी कठिनाई होती है। और ऐसे समय में वो उन आंकड़ों को समझ पाना या उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित कराना में रुचि नहीं लेते। तो ऐसे समय में इन आंकड़ों को, तथ्यों को, निष्कर्षों को यदि हम चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे समय में यह आसानी से, सुगमता से लोगों को समझ में आ जाता है और ये उसमें रुचि लेने लगते हैं, क्योंकि आंकड़े जो होते हैं वो बरबस ही लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अतः इन्हीं समंकों का, इन्हीं आंकड़ों का यदि चित्रमय प्रदर्शन किया जाए तो इसी को हम कहते हैं समंकों का चित्रमय प्रदर्शन। कार्लविन स्मिथ ने भी कहा कि रेखा चित्र एवं चार्ट जो होते हैं, रेखा चित्र एवं चार्ट और सांख्यिकी तथ्यों के बहुत बड़े समूह को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह हम प्राप्त आंकड़ों का, तथ्यों का हम क्या करते हैं, चित्रों के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। इसी को हम समंकों का चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि समंकों का चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता अनुसंधान में क्यों है। तो सबसे पहली उपयोगिता होती है कि अपने आंकड़ों को, अपने समंकों को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाना, ताकि आम व्यक्ति जो है या सामान्य जो रिसर्चर्स हैं वह भी उसको पढ़ने पे क्या हो जाएं, विवश हो जाएं। तो इस तरह से इतना आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से हम चित्रों के माध्यम से अपने समंकों को प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार इसको सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए भी है ना, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बात शब्द नहीं कर पाते वो बात चित्र कह जाती है। 1000 शब्द में एक चित्र उसके बराबर होता है। साथ ही साथ चित्रों के माध्यम से यदि हम अपने आंकड़ों की प्रस्तुति करते हैं तो वह समय भी कम लेता है और स्थिति, समस्या या घटना का कम समय में आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तुलना करने में भी सहायक होता है कि यदि हम समान समंकों के गुणों को धारण किए हुए समंकों का चित्र में यदि हम प्रदर्शन करते हैं तो उसका हम आसानी से आपस में क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। साथ ही साथ ये तात्कालीन स्थिति की भी जानकारी होती, क्योंकि अगर हमको अनुसंधान कार्य करना है तो हमको उस समय के दशा दिशा का भली भांति ज्ञान होना अनिवार्य है और उस दशा का हम चित्रों के माध्यम से बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं और अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक भी है। यह अनुसंधान में भी उपयोगी होता है, क्योंकि अनुसंधान कार्य में जो सर्वेक्षण होता है, संगठन सर्वेक्षण इत्यादि का जो कार्य होता है, उसके लिए हमको हमारा स्रोत कहाँ है, हमको
अपने भौगोलिक दशा का भी ज्ञान होना चाहिए, और भौगोलिक दशा का ज्ञान होने से ही हमको पता चलता है कि हमारे सूचना के स्रोत कहाँ हैं, और इस तरह से हम सूचना का संकलन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो अनुसंधान के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। प्रभावपूर्ण प्रचार में भी सहायक है कि चित्रों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष और प्रभावपूर्ण ढंग से मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। जो उद्योग है, व्यापार है, राजनीतिक समूह इत्यादि है, वह भी चित्रों के माध्यम से अपनी बातें आम लोगों तक पहुंचाती है। कि जैसे हम चित्रों के माध्यम से जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, मद्यपान की क्या स्थिति है, इनको हम बेहतर ढंग से प्रभावपूर्ण तरीके से चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं। फिर है कि जो चीज़ों को, जिन आंकड़ों को सामान्य मस्तिष्क में याद करना बहुत कठिन होता है, हम उन चित्रों को आसानी से स्मरण में रख सकते हैं। तो स्मरण करने में भी ये सुविधाजनक होता है, क्योंकि जो जनसंख्या के बड़े बड़े आंकड़े हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के जो आंकड़े हैं, यदि उसको चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो वह आसानी से समझ योग्य बन जाता है। साथ ही साथ हम पूर्वानुमान में भी ये सहायक होते हैं। तो पूर्वानुमान में किस प्रकार से सहायक होते हैं कि हम जब विभिन्न आंकड़ों को, समंकों को हम चित्रों में प्रदर्शित करते हैं तो हमको ये वस्तु स्थिति पता चलती है कि आज की स्थिति ऐसी है तो कल ये इस तरह से परिलक्षित होगी या ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार ये पूर्वानुमान में भी काफ़ी सहायक होते हैं। और सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं ऐसे अशिक्षित व्यक्ति जो अक्षर ज्ञान नहीं रखते, उन तक भी चित्र आसानी से अपनी संदेश को पहुंचा सकता है। इस दृष्टि से भी चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता मानी जाती है। तो इस तरह से ये चित्रों के प्रदर्शन की उपयोगिता है। आगे हम देखते हैं कि चित्रमय प्रदर्शन की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। किन किन जगहों पे हम चित्रमय प्रदर्शन नहीं कर पाते या उसमें कमियां देखी जाती है। तो सबसे पहला कहा गया है कि चित्रों द्वारा समंकों का केवल तुलनात्मक अध्ययन ही किया जा सकता है, क्योंकि जो समंक हम चित्रों में दिखाते हैं वो एक ही जाति के होते हैं, एक ही स्वरूप के होते हैं। तो हम उसमें केवल उन्हीं गुणों का आपस में तुलना कर सकते हैं। यदि वो अलग अलग विजातीय गुणों को धारण किया कर रहा है तो ऐसे समय में हम उसमें तुलना करने में असक्षम होते हैं। दूसरा कि समंकों द्वारा, चित्रों द्वारा संख्यात्मक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है ना। समंकों में हम समंकों का जो हम चित्र में प्रदर्शन करते हैं उसमें हम क्या नहीं कर सकते, संख्याओं का प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी समंक में जो हम चित्र प्रदर्शित करते हैं वो ज़्यादातर अनुमान में प्रस्तुत किया जाता है। संख्यात्मक मूल्य उसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जैक्ट जो संख्या है वो वहाँ पर प्रस्तुत करने में चित्र जो होता है वह सक्षम होता है। तो यह भी इसकी बहुत बड़ी खामी होती है। फिर है कि जब हमारा समंक एक या एक से अधिक गुणों को धारण करे तो उसका चित्रमय प्रदर्शन करना संभव है। पर एक ही समंक यदि बहुत सारे गुणों को, अलग अलग गुणों को यदि धारण करके रखा हुआ है तो ऐसे समय में हम उसको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं कर पाते। ऐसे समय में सारणी ही सबसे बेहतर उसका प्रदर्शन का क्षेत्र माना जाएगा। दुरुपयोग की भी संभावनाएं होती है कि कभी कभी चित्रों के माध्यम से हम अशुद्ध समंकों को प्रदर्शन कर देते हैं, है ना, कि एकदम एग्जैक्ट हम, जैसे कि अंतरों को हम चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ये जनसाधारण को भ्रम में भी रख सकता है। तो इसलिए भी इसमें दुरुपयोग की संभावनाएं दिखलाई देती हैं। फिर है कि हम उन्हीं समंकों का चित्र में प्रदर्शन कर सकते हैं जो सजाती हो, एक ही स्वभाव के अनुकूल हो। हम केवल उन्हीं समंकों का चित्र में प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरे विजातीय गुणों को धारित किए हुए समंकों का चित्र में प्रदर्शन कर पाना संभव नहीं है। चित्र जो होते हैं वो केवल वस्तु स्थिति का संकेत मात्र देते हैं। उसमें पूर्ण शुद्धता के साथ समंकों का प्रदर्शन कर पाना भी कठिन होता है। चित्र में समंकों का जो सूक्ष्म अंतर है वह भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किस प्रकार के सूक्ष्म अंतर? जैसे 100 और 101 के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है उसको भी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ बाध्यताएं हैं जिसके द्वारा समंकों का चित्रमय प्रदर्शन कर पाना कठिन होता है। इसके बावजूद भी अनुसंधान कार्य में चित्रमय प्रदर्शन किया जाता है।
तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं जिसको ध्यान में रख के चित्रों का, समंकों का चित्र में प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सबसे पहले चित्र आकर्षक प्रदर्शन। जी हाँ, कि चित्रों का जो आकर्षक है, जो शुद्धता है, वो उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने समंकों को सरल सुगम्य बनाने के लिए ही हमने उसको चित्रमय रूप में प्रदर्शित किया है। इसलिए वह आकर्षक ही होना चाहिए और ऐसा चित्र निर्मित किया जाना चाहिए कि बरबस ही वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। दूसरा, उसके आकार को भी भली प्रकार से ध्यान में रखा जाना चाहिए। चित्रों का आकार ना ही बहुत बड़ा हो और ना ही अधिक छोटा हो। चित्र का जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो चित्र के मध्य स्थान से करना चाहिए। साथ ही साथ रेखाओं को, जो चित्रों की रेखाएं को है, वो थोड़ी मोटी रेखाएं खींची जानी चाहिए ताकि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फिर आता है चित्रों में शीर्षक का होना भी अनिवार्य है। प्रत्येक चित्र के ऊपर मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से संक्षिप्त शीर्षक लिखा जाना चाहिए, जो इस बात को दर्शाता है कि यह चित्र किस संख्या या समंक को दर्शा रहा है। तो एक अच्छा शीर्षक, छोटा सा शीर्षक इसमें ऊपर में लिखा जाना चाहिए। उसी प्रकार माप या पैमाना, चित्र में मापदंड का उचित निर्धारण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही उसकी वास्तविकता है, यही उसकी शुद्धता मानी जाती है। तो माप इस तरह से किया जाए कि तथ्यों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसको हम चित्र में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, वह एक बार में ही देखने से स्पष्ट हो जाए कि हम अपने चित्र में किस विशेषता को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर आता है चित्र खींचना या स्केचिंग। हमेशा पेंसिल, पैमाना अथवा जितने भी प्रकार के ज्यामितीय उपकरण हैं, उनके द्वारा हमको अपने चित्रों का निर्माण किया जाना चाहिए, तभी इसमें क्या बनी रहेगी, शुद्धता बनी रहेगी। फिर आता है संकेत। चित्र के बहुत से भागों में हमारे द्वारा बिंदु, रेखाएं, चौखाने आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम चित्र बनाएं तो चित्र के कोने में इन संकेतों को स्पष्ट करना भी अनिवार्य है, ताकि वह इस बात को बता सके कि इस चित्र में ये जो डॉट है, ये जो बिंदु है, ये जो लाइन है, वह किसको प्रदर्शित कर रहा है, शिक्षित को, अशिक्षित को, स्त्री को, पुरुष को। इस तरह से उसमें स्पष्ट संकेत जो है वह अपने चित्रों में दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ शब्दों व संख्याओं का जो है वो कम से कम प्रयोग चित्रों में किया जाना चाहिए, क्योंकि चित्रों में संख्या का अत्यधिक प्रयोग या आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो ये चित्र रचना का उद्देश्य है कि शब्द और आंकड़ों का बोझ जो है वो चित्रों में कम से कम दिखाई दे। तो शब्द और आंकड़े कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्यामितीय शुद्धता का भी खासा ध्यान रखा जाना चाहिए, है ना, कि चित्र में इस बात का ध्यान रखा जाए कि माप सही हो, एक्चुअल हो, है ना, उस पर दृढ़ता से स्थिर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में हमको उन नियमों को, चित्र निर्धारण के जो नियम है उसको बदलना नहीं चाहिए। फिर है सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई होती है कि हमारे जो समंक है, हमारे समंक किस प्रकार के चित्रों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्योंकि चित्रों के बहुत सारे प्रकार हैं और जो समंक हमारे पास हैं वह समंक किस चित्र में सही या फिट बैठेगा, इसका चयन करना भी बहुत कठिन होता है। तो हमको एक अच्छे उपयुक्त चित्र का जो है वो चयन किया जाना चाहिए। फिर है सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है वास्तविक अभिव्यक्ति। एक अच्छा चित्र वह है जो तथ्यों को वास्तविक रूप से प्रकट करे, है ना, वो जो कहना चाह रहा है वो उसमें प्रदर्शित होना चाहिए। तो इसके लिए मुख्यतः चित्रों का वास्तविकता पर आधारित होना, चित्र उसी अर्थ में बनाया जाए जिस अर्थ में उसको लेकर के बनाया गया है, उसका प्रदर्शन सही ढंग से होना चाहिए और सारे वास्तविकताओं को, सारे आंकड़ों को ईमानदारी से उसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। तो वास्तविकता की अभिव्यक्ति चित्रों के लिए वो उसकी जान के समान है। इस बात का हमको विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर आता है मितव्ययिता। चित्र निर्माण करते समय, प्रदर्शन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चित्रों में बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर आप विभिन्न जो तरीके हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अधिक पैसा जो है वो चित्रों के निर्माण में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे संभव हो सके ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाए
और महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसका स्पष्ट प्रदर्शन किया जाए, और आवश्यकता अनुसार यदि कहीं पर आवश्यकता हो तो रंगों का इस्तेमाल भी हम चित्रों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो यह है चित्र निर्माण के नियम, और इन नियमों के द्वारा हम एक अच्छा चित्र निर्मित कर सकते हैं। अब आता है कि चित्रों के कौन कौन से प्रकार हैं। चित्रों के प्रकारों को मुख्यतः यहाँ पर मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। एक विमा चित्र, द्विविमा चित्र और त्रिविमा चित्र। एक विमा चित्र के अंतर्गत रेखा चित्र, सरल दंड चित्र, बहुचित्र, अंतर्विभक्त या उपविभाजित दंड चित्र, अंतर्विभक्त अध्यारोपित चित्र, प्रतिशत दंड चित्र, विचलन दंड चित्र, सर्कन या द्विमुखी दंड चित्र, युग दिशात्मक दंड चित्र, स्तूप या पिरामिड चित्र, ये सभी एक विमा चित्रों के अंतर्गत आते हैं, 1 डायमेंशन डायग्राम। फिर आता है 2 डायमेंशन डायग्राम, जिसको कि क्षेत्र चित्र भी कहा जाता है। इसमें आता है आयत चित्र, वर्ग चित्र और वृत्त चित्र। और तीसरा जो है वो है त्रिविमा चित्र, जिसमें हम देखते हैं घन चित्र, चित्ररेखा लेख या मानचित्र। तो आशा है विद्यार्थियों आपको बेहतर ढंग से ये चित्र निर्माण के जो आधारभूत जो नियम है वो आपको समझ में आए होंगे। समंक क्या होते हैं और समंक का चित्र में प्रदर्शन क्यों किया जाता है। रही बात चित्रों के प्रकार की, वह कुछ मैं आपको अगले अपने दूसरे भाग में मैं उसको आप लोगों को बतलाऊंगी कि चित्रों के कौन कौन से प्रकार हैं, उसको विस्तार से